हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने फिजिक्स लर्निंग चैनल विश फिजिक्स में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं एकदम नया टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग वैसा ही है जैसा आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में सुना था और पढ़ा भी होगा। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लास 11 तो बहुत टफ गया था और कोई बात नहीं, जैसा भी था 11th बीत गया, अब क्लास 12th की बात करते हैं। और ये टॉपिक भी बहुत इजी है, मैं इसे क्लास 11 से ज़्यादा रिलेट नहीं करूँगा, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं जहाँ अर्थ के आसपास का वो रीजन है ना, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ के आसपास का वो रीजन जहाँ तक हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास एक मेन सोर्स चार्ज होगा और इस सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए पहले हम एक लाइव एग्जांपल की बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी स्कूल जो है उसका अपना एक प्रीमाइसिस है। ठीक है, वो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल है। ठीक है, बीच में स्कूल की बिल्डिंग है और वहाँ है एक मेन पर्सन, और वो कौन होते हैं? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल। ही इज़ द मेन सोर्स टू प्रोड्यूस रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस और कुल मायने में कहें तो थोड़ा सा टेरर। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे प्रिंसिपल को हम हमारे स्कूल का सोर्स चार्ज मान लें, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो इलाका यानी हमारे स्कूल की बिल्डिंग की बाउंड्रीज, वो हो गया उसका इलाका। ठीक है, और हम कौन हैं? हम हैं वो छोटे से टेस्ट चार्ज। जब तक हम उस स्कूल प्रीमाइसिस के अंदर हैं हमें उस प्रिंसिपल नाम के सोर्स चार्ज का एक टेरर, एक फोर्स फील होता है कि नहीं, हमें तो ओबीडियंट रहना है, हमें बहुत शांत रहना है, हमें एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करना है। लेकिन जैसे हम स्कूल प्रिंसिपल के जो रीजन है, आई मीन जो स्कूल की बाउंड्री है, उससे बाहर चले जाते हैं तो फिर हमें कोई फोर्स फील नहीं होता। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा है? अपना एक रीजन क्रिएट कर रहा है। पर ये क्रिएट कैसे कर रहा है, हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पर हम मानते हैं कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है। अब क्या होने वाला है भाई? प्लस क्यू चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज को भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो होगा क्या? ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के करीब आता जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल कर देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल कर देगा और जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। सिमिलरली हो सकता है कि टेस्ट चार्ज भी यहाँ से एंटर करे, हो सकता है कि वो यहाँ से एंटर करे, या हो सकता है कि वो यहाँ से एंटर करे। वो कहीं से भी एंटर करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज भाई उसे तो रिपेल कर देगा, यानी कि उसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सोर्स चार्ज ने इस बेचारे टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स रखाया। वो कौन सा फोर्स था? वो था रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो उस सोर्स चार्ज में यहाँ लिख देता हूँ कि ये है हमारा सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, सोर्स चार्ज क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि यही वो चार्ज है जो कि फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो फोर्स के लिए ये प्लस क्यू चार्ज एक तरह का सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो इस सोर्स से जो फोर्स फील हो रहा है, किसको? इस टेस्ट चार्ज को। और जितने रीजन तक फील हो रहा है, जितने रीजन तक, जितने एरिया तक ये फोर्स फील हो रहा है वहां तक होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर मुझे इसकी एक डेफिनेशन बनानी हो छोटी सी, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि द रीजन और स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। आप मेरी राइटिंग पर ना जाएं, आप डेफिनेशन को समझे, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ठीक है जैसी भी है। द रीजन और स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज अप टू विच एनी फोर्स इज experienced by the
test charge, the region or the space around the source charge, the region or the space around the source charge up to which any force is experienced by the test charge, any force experienced by any टेस्ट चार्ज, ये वो फोर्स F है जो इस सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर लग रहा है, और वो रीजन, वो इलाका जहाँ तक ये फोर्स फील हो रहा है, उस इलाके को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि द रीजन अराउंड एनी सोर्स चार्ज up to which the electric force is being experienced by any test charge, that region is called electric field or electric field region। क्लियर? ये तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब इसको थोड़ा और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बन रही है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक डेफिनेशन के बजाय अगर फार्मूला मिल जाएगा तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है वो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसे ऐसे समझते हैं कि भाई सर आपने कहा कि ये एक सोर्स चार्ज Q है और इसने एक रिपल्सिव फोर्स लगाया। किस पर लगाया? इस टेस्ट चार्ज पर लगाया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी फोर्स है, द फोर्स, ओके, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, आप यहाँ लिख सकते हैं पर यूनिट चार्ज, हम टेस्ट चार्ज को यूनिट चार्ज भी कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी भी अगर हम एक वन लाइनर डेफिनेशन बनाना चाहे तो वो क्या हो सकती है? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट मीन्स फोर्स हो सकता है F, जो यूनिट चार्ज है वो हो सकता है Q0। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया उसका फॉर्मूला। अच्छा, क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है? तो भाई इसे समझना है तो हम इसके फॉर्मूले की तरफ देखते हैं और इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, दैट मीन्स फोर्स। अब मुझे बताइए फोर्स क्या होता है? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज था, इसने इस बेचारे टेस्ट चार्ज को रिपेल किया, तो रिपल्शन का जो डायरेक्शन था फोर्स का वो कैसा था? रेडियली आउटवर्ड। अगर ये एक सर्कुलर रीजन है 2D में अगर देखें तो ये हो गया रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देखें तो जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है और जितने रीजन तक जाएगा, जितने इलाके तक फैलेगा, उतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी फिर? भाई ये भी देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या? तो भाई उसकी होगी यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमें पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। तो भाई यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलॉम। ये हो गई भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाती है तो क्या इसका डायमेंशन फार्मूला निकाला जा सकता है? क्यों नहीं निकाला जा सकता? अरे भाई हमें फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पता है, क्यों ना हम उसी से निकाल लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? mL(T⁻⁻2) अपॉन चार्ज का डायमेंशन फार्मूला वो क्या होता है? वो होता है AT। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला बनता है वो बनता है mL(T⁻3) A इनवर्स। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि इसका हम एक ब्लॉक बना सकें। ये देखिए, ये हो गई इसकी डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोल सकते हैं द रीजन अराउंड विच अप टू विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज और बाय एनी चार्ज। ठीक है, इसका डेफिनेशन हमने बोल दिया, ये उसका वन लाइनर हो सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज और द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, जिसकी वैल्यू बन जाती है कुछ F/Q0।
ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट ये भी आ सकता है कि क्या इस डिवीज़र में आपके डिनोमिनेटर में रखे हुए इस टेस्ट चार्ज का कोई असर पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर? हाँ, हम यहाँ पर इस टेस्ट चार्ज को, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि टेस्ट चार्ज को हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह मानकर चलते हैं, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। दैट मीन्स इस टेस्ट चार्ज की अपनी अगर कोई फील्ड है तो वो इतनी नेग्लिजिबल है, इतनी शून्य है कि इसका कोई भी असर इस सोर्स चार्ज की फील्ड पर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब जिस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, जिस पर कोई टेस्ट कर सके, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किया जा सके। तो ज़्यादातर केसेस में F/Q0 इक्वल्स टू E होगा। अब आपको किसी किसी बुक्स में यहाँ पर लिमिट के तौर पर भी एक फॉर्मूला दिखेगा, जहाँ पर आपको शायद फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी दैट विल बी लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। मतलब Q0 जो है वो टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये 0 हो जाएगा तो हमें पता है 1 या समथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब अगर चार्ज Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो आपको ये भी फार्मूला मिलेगा और ये भी फार्मूला मिलेगा। दोनों फार्मूले अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भाई हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और उसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है, उसकी यूनिट न्यूटन्स पर कूलॉम होती है, और हमने उसका डायमेंशन फार्मूला भी देख लिया है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ये क्या है भाई? हम पिछले कॉन्सेप्ट को लेकर वापस आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी कि जो भी सोर्स चार्ज होगा दैट मीन्स Q, उसके कारण जो भी फोर्स फील हो रहा है किसी टेस्ट चार्ज पर, और जहाँ तक वो फील होगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आगे तक चलती रहेगी, बहुत दूर तक जाएगी? ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि जो टेस्ट चार्ज है अगर वो सोर्स से कुछ दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो, मान लेते हैं कि कोई दूरी हो सकती है r, और उस दूरी पर क्या अब भी उतनी ही इंटेंसिटी होगी, क्या अब भी उतनी ही स्ट्रेंथ होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की? इसका मतलब जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से थोड़ा दूर जाते चले जाएं, टेस्ट चार्ज को थोड़ा दूरी पर रखते चला जाएं, तो क्या इंटेंसिटी यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर कुछ असर पड़ेगा? हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे? मान लेते हैं हम कोई पॉइंट O, और इस पॉइंट O पर हमने रखा हुआ है भाई कोई चार्ज Q। आप चाहें तो कैपिटल Q ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी बुक में आप इसे कैसे डिनोट किया गया है। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये Q दिया गया है और ये मेरा एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, ये मेरा एक सोर्स चार्ज है। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कितनी पावरफुल है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इस पॉइंट P पर हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया है Q0, और हमें पता है टेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है, और इस पॉइंट P की उस सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है वो हो सकती है R। ठीक है, मतलब ये कोई सोर्स चार्ज है और इससे r दूरी पर कोई हमने टेस्ट चार्ज रख लिया, कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। ठीक है, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी है। असल में हम यहाँ पर कुछ दूरी पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होने वाली है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये तो क्लियर है पिछले कॉन्सेप्ट से ही कि अगर ये सोर्स चार्ज है जो कि प्लस Q है, और यहाँ एक टेस्ट चार्ज है जो कि अगेन प्लस Q है, तो इस टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या हो सकता है? रिपल्सिव फोर्स। ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स होगा, ये F फोर्स होगा जो कि रिपल्सिव हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता है फोर्स कब लगता है? फोर्स तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगता है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, पहले इस फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इस सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है? वो है K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू मैंने Q0 मान ली है। ये हो गया मेरा फोर्स। अब इतनी डिस्टेंस r तक मुझे ये पता लगाना है कि ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो क्या इस r दूरी के कारण इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे ये r डिस्टेंस जो है वो वैरी करेगी, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो वैरी करेगी। देख लेते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये तो वो फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो सकती है, वो हमें पता है, वो होती है F बाय Q0। अगर हम सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं हम, F अपॉन में Q0। आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है वो यहाँ पुट कर दीजिए कि Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और ये Q0 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा KQ बाय आर स्क्वायर। अरे ये क्या, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। कब, किसी डिस्टेंस r पर। तो पिछला वाला क्या था, पिछला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक फोर्स फील होगा किसी टेस्ट चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कहाँ तक होगी, क्या डिस्टेंस वैरी करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी करेगा, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, बड़ा इजी था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले में हमने फोर्स का फॉर्मूला रख दिया, ये कौन सा फोर्स है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा है, और इसकी वैल्यू रखी तो KQ बाय आर स्क्वायर आया। एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पर, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आप देखेंगे यहाँ टेस्ट चार्ज है ही नहीं, Q0 की वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a certain distance at any point will be E is equal to KQ by R square and it does not depends upon the test charge। आप टेस्ट चार्ज कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी उस सोर्स चार्ज पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस टेस्ट चार्ज पर लगा रहा है। भाई यही वो सोर्स चार्ज है जिसने फोर्स क्रिएट किया, और इस फोर्स को क्रिएट करने वाले सोर्स चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए Q0 जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, Q0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा। हमें पता है K की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो E इक्वल टू क्या मिल गया, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड आप फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। क्यों, क्योंकि न्यूटन पर कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम ही होगी ना, वो तो चेंज होनी नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। कहाँ, ये कब निकालना है, जब हमें कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला है, और ये एट ए सर्टेन डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म समझ लेते हैं। कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजी सा है। हमें बस एक फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, हालांकि आप समझ भी गए होंगे कि अब इसका फॉर्मूले में हमें क्या करना है, बट फिर भी देख लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने यहाँ पर वेक्टर बोला है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये किस पर डिपेंड करती है, फोर्स पर ही तो करती है। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वेक्टर मेंशन करता हूँ तो मुझे पोजीशन वेक्टर की भी बात करनी होगी। ठीक है। तो ज़रा समझते हैं ये क्या है। ठीक है। अब ये तो पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, और इससे ही हमने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, और इस टेस्ट चार्ज पर ये सोर्स चार्ज एक फोर्स लगा रहा है और इसे रिपेल कर रहा है। रिपल्शन की डायरेक्शन कहाँ है भाई, O से दूर जाती हुई, O से दूर जा रहा है ये कौन, टेस्ट चार्ज। क्यों, क्योंकि सोर्स चार्ज उस पर एक फोर्स लगा रहा है जिससे उसे दूर भगा रहा है।
क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, KQ/R²। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मॉड में लिख लेता हूँ। भाई मॉड में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मैं अगर यहाँ वेक्टर का साइन लगा रहा हूँ तो मुझे यहाँ ड्यू करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आर कैप जो है वो मेरा यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स के अलॉन्ग जा रही है, उसका मुझे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे एक फार्मूला और पता है क्लास 11 से। सर बार बार क्लास 11 का नाम मतलब, कोई बात नहीं, फार्मूला ही तो रिवाइज करना है। ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, ये आपने पढ़ा हुआ है। चलो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, KQ/mod of R² इंटू आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मॉड ऑफ ये ई वेक्टर इक्वल्स टू KQ/R³ इंटू आर वेक्टर। फॉर्मूला भाई न्यूटन पर कूलम, कुछ भी नया नहीं किया, बस वेक्टर डायरेक्शन लिखाई है तो मुझे इसको पोजीशन वेक्टर के थ्रू शो करना पड़ेगा। और ये कहाँ जा रही है भाई, अलॉन्ग O to P, O से P की तरफ और बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अलॉन्ग O to P। ये हो गया भाई इसका वेक्टर फॉर्म। कुछ नया था, कुछ टफ था, कुछ भी नहीं, बस हमें यहाँ पर उसको वेक्टर के फॉर्म में शो कर दिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा और डिटेल में समझने की। भाई हमने इतना तो पढ़ा है कि जब भी दो लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच रिपल्शन होता है, जब भी दो अनलाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा यार, मैं जो सोर्स चार्ज की बात आपसे बार बार कर रहा हूँ, सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो सोर्स चार्ज है वो दो टाइप के, मैं पॉजिटिव के लिए भी देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और नेगेटिव के लिए भी देखना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव के लिए अगर बात करें तो मान लेते हैं कि ये कोई प्लस का मेरे पास सोर्स चार्ज है। ठीक है, ये मेरे पास सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। अब इसके पास में अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना। तो ये देखो भाई, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, चारों तरफ करेगा, चारों दिशाओं में करेगा, ओह चारों दिशाओं में रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस क्या है, ये तो फोर्स लाइंस है भाई। ये देखो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स 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 है, फोर्स है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये लाइन ऑफ फोर्स जहाँ तक फैलेगी उतना उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। क्लियर। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण जो ये टेस्ट चार्ज है, चाहे इसमें कहीं पर भी हो जाकर रख दिया जाए तो वो उसको बाहर की तरफ भगाएगा। और अगर हम एक रीजन ट्रेस करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो होती है, मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ, आप समझिएगा, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ। ये देखिए ये सब बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। अच्छा, नेगेटिव सोर्स चार्ज हो तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये रहा कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज। अब इस नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में क्या होने वाला है, नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में मैं भाई मुझे यहाँ पर भी अगर इसकी फील्ड चेक करनी है तो मुझे कोई टेस्ट चार्ज तो लगेगा। ऑब्वियसली हम मानते हैं कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमारे पास ये रहा Q0, ये हमने Q0 टेस्ट चार्ज मान लिया। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा इसे बड़ा बना देता हूँ, ये रहा मेरे पास टेस्ट चार्ज। ये नेगेटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब सर ये तो चारों दिशाओं में इसको क्या करने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जब भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी,
रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रेफरेंस में बाद में काम आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक। भाई हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अगर सोर्स चार्ज से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि होती है E=kq/r²। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है उसका फार्मूला भी देख लिया, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस के बारे में। क्या ये जाना पहचाना सा नहीं लगता? हाँ, ये तो वैसा ही है जैसा कि हमने ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स की बात की थी। तो क्या ये भी एक तरह का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो सकता है? ऑब्वियसली ज़रूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी हमने मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया था, और यहाँ पर भी हम ग्रुप ऑफ चार्जेस यानी मल्टीपल डिफरेंट चार्जेस लेंगे और उन डिफरेंट चार्जेस के कारण उस टेस्ट चार्ज Q0 पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो क्या होगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। अब ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स पे ही डिपेंड करती है, और इसका मतलब अगर फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। समझते हैं कैसे। भाई ये एक टेस्ट चार्ज है, अगेन कोई Q0। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई Q1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई Q2 पॉजिटिव चार्ज है, और सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई Q3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस का ग्रुप आप बना सकते हैं, चाहे तो n नंबर ऑफ चार्जेस ले सकते हैं, 50, 100, 2000 जितने लेना है आपको ले सकते हैं। भाई ये Q1 है, यह Q2 है और ये Q3 है, बस फ़र्क इतना है कि ये दोनों पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है। अब क्या होगा देख लेते हैं। भाई हमें पता है, पहले इन दोनों के बीच कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब किन्हीं दो चार्जेस के बीच इंटरैक्शन हो रहा होता है तो उनके कारण जो फोर्स लगता है, अगर कूलॉम्स लॉ की बात करें तो वो फोर्स अनअफेक्टेड होगा किन्हीं दूसरे चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स के कारण। ठीक है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो +Q1 चार्ज है, इस +Q1 चार्ज ने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जो कि हो सकती है E1। ठीक है, और क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन है हम वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर है, तो इस Q1 ने इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लगाई जो कि रिपल्सिव है। सिमिलरली ये जो Q2 चार्ज है इसको भी कारण देख लेते हैं, तो ये भी क्या करेगा भाई, इसको ये देखो, इसने भी इसको रिपेल कर दिया, तो ये हो गई E2, रिपल्सिव है। तीसरी तरफ ये -Q चार्ज है, ये क्या करेगा भाई, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा, ये हो गई E3। ये Q1 और Q2 के कारण जो लग रही है वो रिपल्सिव है, ये रही E1 और E2, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस नन्हे मुन्ने से टेस्ट चार्ज पर क्या होगी, वही the net electric field will be the algebraic sum of all the electric field experienced by that test charge। इसका मतलब अगर मुझे इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगी, algebraic sum of all the electric fields। ठीक है, तो ये देखो आप इस तरह से मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हों तो उसको भी अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं तो आप वहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये कैसे, अब यहाँ तो 3 है, तो हमें क्या करना है, देखो पहले किन्हीं दो को देख लो। ये दो रिपल्सिव है, ये कैसी दिखती हैं, ये देखो, इन दो को कंसीडर करो। अगर आप इन दो को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इन दो को कंसीडर करते हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में, यहाँ कहीं पर। ये कौन सी है, ये E1 और E2 के कारण है। ठीक है, E1 और E2 के कारण जो जाएगी वो ये जाएगी। अब आपको फॉर्मूला पता है, जब कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ कुछ एंगल पर निकलती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फार्मूला होता है वो क्या होता है, देख लेते हैं ना। हमें तो पता है सर वो क्या होता है। मैं E1 और E2 के कारण निकालूं तो वो हो सकती है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 कॉस थीटा। याद आया, ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो इस फार्मूले से तो E1 और E2 की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी।
वो कहाँ है, वो यही जा रही है। अच्छा, उसी के साथ कौन है, E3 भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो उनका अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको एक्चुअली इसी में न्यूमेरिकल डालकर दे दिया, लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो सिर्फ इतना है कि जब भी किसी टेस्ट चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, इट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। हम सारी इलेक्ट्रिक फील्ड का अलजेब्रिक सम कर दें तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे नहीं भी देखना चाहें तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर अभी न्यूमेरिकल की तरफ हमें ध्यान नहीं भी देना है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रुप चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक सम कर दीजिए। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे आज के पढ़ाए हुए टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स के जवाब आपको कमेंट के थ्रू ही दे सकूं। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और कुछ बारे में समझेंगे, कुछ NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो न्यूमेरिकल लगाते टाइम जो प्रॉब्लम आती है वो ना आए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। Have a good day. Thank you.